जय हिंद दोस्तों। आज रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ आपको। आप जानते हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ। तो रेलवे से जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो बेसिक चीज है। अक्सर आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखते होंगे कि कभी लोग सीट के लिए लड़ रहा है, कोई सीट को एक्सचेंज करने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी दूसरे के सीट पर बैठा हुआ है वो हट नहीं रहा है, कोई जनरल वाला स्लीपर में घुस गया हुआ है, कोई वेटिंग वाला स्लीपर में घुस गया हुआ है, कोई सीट ऊपर नीचे करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये सारी चीजों के बेसिक नियम समझा रहा हूँ, उन चीजों को आप फॉलो करें। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी होता है, कोई परेशान करता है तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, किससे शिकायत करेंगे, सारी जानकारी बहुत कम समय में दूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए, सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जो सीट एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूं। सीट एक्सचेंज को लेकर देखते होंगे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ भी लेते हैं। खास तौर पर बताया था स्लीपर के बारे में, उसके बाद आ जाता है थर्ड एसी। हालांकि सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में ऐसे मामले कम देखे जाते हैं। तो थर्ड एसी हो गया या फिर स्लीपर हो गया, यहाँ सीट एक्सचेंज को लेकर बहुत ज्यादा बकझक हो जाता है। कभी कभी लोग एक दूसरे के ये कहने लगते हैं कि मानवता नहीं है। जैसे कि 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, आपने टिकट लिया था, आपका वेटिंग निकल गया, बाद में वो कंफर्म होता है। तो कंफर्म होता है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि सीट अलग अलग मिल जाता है। एक ही बोगी में एक व्यक्ति को यहाँ मिल गया, एक व्यक्ति को 2 केबिन बाद मिल गया, किसी को साइड में मिल गया, या फिर आपके पास 3 फैमिली के लोग हैं तो 2 व्यक्ति को उधर मिल गया, एक व्यक्ति को यहाँ मिल गया। तो इसमें लोग एक्सचेंज करने लगते हैं। जो बैठा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई साहब आप वहाँ चले जाइए, हम तीनों फैमिली यहाँ पे आ जाएंगे, या तीनों दोस्त यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर जो लोग हम साथ में यहाँ पे आ जाएंगे, आप वहाँ चले जाइए, सेम ही सीट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई अकेले है, या फिर आपको बता दो उसको लगता है कि चलो ये फैमिली वाले हैं, इनको सपोर्ट कर देना चाहिए, या फिर अच्छे लोग हैं इनको सपोर्ट कर देना चाहिए, चलिए आप लोग यहाँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो वो चले भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जबरदस्ती करने लगते हैं कि आप चले जाइए, आप अच्छे आदमी नहीं है, मेरे फैमिली के बीच आप रहिएगा, आपको जब मैं सीट दे रहा हूँ तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहा है तो ट्रेन में ही 4 लोगों को सुनाने लगते हैं कि देखिए भाई साहब मेरी फैमिली है, देखिए कह रहे थे नहीं जा रहे हैं, सबको जाना है मिलजुल के, ये है वो है, उनको जाना चाहिए। इमोशनल गेम खेलने लगते हैं वहां पर। तो आपको बता दूं कि देखिए ये सीट जो होता है कंफर्मेशन, ये सीट जिसके नाम से कंफर्म हो गया, जिसके नाम से अलॉट हो गया, उसका सीट आप एक्सचेंज नहीं करा सकते। आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, अपना इमोशन वहां पे नहीं बता सकते हैं, अपना मजबूरी नहीं बता सकते हैं। आपने बताया ठीक है, लेकिन अगला अगर नहीं सुनने के लिए तैयार है तो आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं, उसको बेइज्जती नहीं कर सकते हैं 4 लोगों के सामने कि ये सीट नहीं हट रहा है, देख रहे हैं मेरे साथ बीमार व्यक्ति है, मेरे साथ महिला है, ये चीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने उसको वो सीट अलॉट किया है। और वो कंफर्ट होने के लिए उन्होंने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले व्यक्ति ने टिकट लिया होगा, और वो भी पूरा पैसा देकर जा रहा है जितना आप दे रहे हैं, और रेलवे ने वही नंबर उसको अलॉट किया है, उसके नाम से, उसके एड्रेस से, उसके आईडी से, तो उसको पूरा का पूरा राइट भी रेलवे ने दिया है। रेलवे लॉ में ये चीज है कि कोई फैमिली के साथ हो, परेशान हो, या फिर ऊपर के सीट में जाने लायक नहीं है, या फिर कुछ भी हो, कोई भी मजबूरी से वो यात्रा कर रहा है, तो सभी सीट एक ही तरह का होता है। सिर्फ एक जगह बैठने के लिए वो व्यक्ति जिद नहीं कर सकता है, तो आप उसको जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है, जबरदस्ती करता है, तो आप टीटी को बुलाकर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आरपीएफ से कंप्लेन कर सकते हैं। आपका सीट कोई भी एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन स्वेच्छा से करेंगे तो कोई बात नहीं। दूसरा इसमें दिक्कत यह आती है कि आपने सीट एक्सचेंज करा लिया। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि किसी के पास 10 नंबर सीट, ठीक है, और अगला व्यक्ति जो आपसे एक्सचेंज करना चाह रहा है, जिसका फैमिली यहाँ आपके आसपास में है, वो कह रहा है 10 नंबर सीट मुझे दे दीजिए, मेरा फैमिली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे बगल में है, और मेरा सीट 31 नंबर है वहाँ पे, या 32 नंबर है, आप वहाँ पर जाकर सेटल हो जाइए, बहुत अच्छा सीट है, कोई दिक्कत नहीं है, खिड़की साइड है। और आप मान भी जाते हैं और उस सीट पे चले जाते हैं, चले गए, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, चाहे ये फैमिली के साथ है या फिर दोस्त के साथ है या किसके साथ है पता नहीं, जिसके साथ भी हो, जो आपको कहा वो आपने मान लिया, आप वहां पे चले गए। अब 30 या 32 नंबर सीट पर चले गए, और यात्रा चल रहा है, यात्रा पूर्ण हो गया। अब आपको कुछ सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे कई घटना हो चुकी है, भले ही अपवाद है, 2-4 घटना ही हुई है, लेकिन ऐसा घटना हो चुकी है। मान लिया जाए इस 10 नंबर सीट पर बैठा हुआ कोई यात्री किसी के साथ कोई कांड कर देता है, किसी का सामान लेकर उतर जाता है, किसी के साथ कोई क्राइम कर देता है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी करके उतर जाता है, और यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब जिस यात्री के साथ घटना हुआ है, कोई अपराध हुआ है, चाहे उसका सामान चोरी हुआ हो और उसको शक है कि 10 नंबर सीट वाला ही ले गया, या फिर उसके साथ छेड़खानी हुई है, उसको पता है कि 10 नंबर सीट वाला किया है, क्योंकि वहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है नहीं कि बताएगा कि हाँ यहाँ पे कोई दूसरा बैठा हुआ था, एक्सचेंज इसने किया, या फिर कोई आपराधिक घटना कर दिया किसी के साथ, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, वहां पे जो यात्री हो तो कंप्लेन बाद में करेगा ना, तब तक हो
सकता है वो यात्री उतर जाए, चला जाए। अब जो कंप्लेन होगा, कोई भी कुछ भी होगा तो सीट नंबर पे होगा कि ये 10 नंबर सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, इसी ने मेरे साथ ये चीज किया। ये अपराध 50 तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1-2 अपराध बताया किस तरह का हो सकता है। तो वो 10 नंबर सीट वाला का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, तो उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सारा चीज रहता है, तो उसके नाम पर एफआईआर होगा। क्योंकि 10 नंबर सीट जिसके नाम से अलॉट हो उसके नाम से एफआईआर होगा, जबकि वो बंदा बैठा हुआ कहाँ है, 32 नंबर सीट पर या 30 नंबर सीट पर, क्योंकि उसने एक्सचेंज कर लिया था और ये बंदा उतर चुका है। उस बंदा को कुछ मालूम ही नहीं है और उस बंदे पे एफआईआर भी हो गया। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कल होके ये साबित हो भी जाए कि मैंने एक्सचेंज कर लिया था, साबित हो भी जाए, लेकिन इसके लिए वो जो 32 नंबर पर जाकर बैठा हुआ है 10 नंबर वाला जिसके नाम पर एफआईआर होगा, उसको कितना मशक्कत करना पड़ेगा। उसको पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, बहुत सारा काम धाम छोड़ के, परेशानी, बेइज्जती, सारा चीज उनको सहना पड़ेगा। और प्रूफ होगा कि नहीं होगा कि मैं वहां पे नहीं था, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कोई भी चोर, कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल ये नहीं कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, तुम्हारे नाम से अलॉट था और रेलवे ये नियम किया हुआ है कि एक्सचेंज नहीं करना है, ये आपका सीट आपके नाम से अलॉट हुआ है, आप ही इसके मालिक हो जब तक कि आपकी यात्रा खत्म नहीं हो जाती है। आपने किसी को सीट क्यों दिया? अगर दिया था आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई सबूत है? क्योंकि लिखित में भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। टिकट पर लिखा रहता है कि आप अपने सीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी को, ये जिसके नाम से अलॉट होता है वही यात्रा कर सकता है। तो वो व्यक्ति तो बुरी तरीके से फंस गया। या तो गंभीर अपराध है तो वो जेल जाएगा और साबित करे कोर्ट में, करते करते 2 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाएगा, पैसा भी जाएगा, हर्जाना भी जाएगा, काम भी गया, नुकसान भी हुआ। मान लिया बाद में साबित कर भी दिया कि मैं नहीं था, कोई और था, तो वो प्रूफ करने में फिर आपका समय जाएगा। क्योंकि रेलवे इस सब चीज को नहीं मानती और रेलवे के हर केबिन में कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा अभी लगा भी है खास तौर पे। तो आप देखेंगे सेकेंड एसी, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी का जो गेट होता है जहाँ पे शौचालय होता है, तो वहां पे आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। वो भी हर ट्रेन में नहीं है, किसी किसी ट्रेन में है, जैसे तेजस हो गया, आपको राजधानी हो गया, ऐसे ऐसे कुछ ट्रेनों में दिया गया है। वो भी गेट पे है जहाँ पे केबिन है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, ट्रेन के अंदर नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजों को आप साबित नहीं कर सकते। तो इन चीजों को समझिए कि सीट इतनी आसानी से आप एक्सचेंज नहीं कीजिए। ऐसी कई घटना हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं, हल्के में लेते हैं आप, लेकिन ये हल्का चीज नहीं है। किसी का सफर होता है 12 घंटे का, 15 घंटे का, 20 घंटे का, अगर चाहे तो सीट मिलता है। जब रिजर्वेशन होता है, चाहे स्लीपर हो, चाहे थर्ड एसी हो, चाहे सेकंड एसी हो, सीट सभी बराबर ही होता है। चाहे तो जो जहाँ है वहीं पे रह के यात्रा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक रात के लिए पूरे फैमिली आप एक जगह बैठे या एक ही जगह सब कुछ करे। आपको जहाँ सीट अलाउट हुआ है वहां पे बैठ के यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि एक रात का या एक दिन की बात होती है और ट्रेन के अंदर सभी के लिए समान रूप से सब कुछ वही सुविधा रहता है। तो एक्सचेंज करने से पहले 10 बार आप सोचे, एक्सचेंज न करेंगे, इसी में दोनों व्यक्ति की भलाई है। क्योंकि ये घटना आपके साथ हो सकता है, या फिर आपने एक्सचेंज किया तो जिसको एक्सचेंज किया वो 32 नंबर पे था, वही इस तरह की घटना कर दे किसी के साथ। तो ये दोनों के लिए कारण ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। दूसरा क्या है, सीट उठाने गिराने को लेकर बहुत सारे कभी कभी लोग बहस करने लगते हैं आपस में। तो इसका नियम बहुत सारे लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए कि नियम ये कहता है कि जैसे केबिन में 3 सीट होता है, चाहे थर्ड एसी में देखते होंगे, चाहे स्लीपर में देखते होंगे, तो 3 सीट में क्या होता है, बीच का सीट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है कि दिन में अपना गिरा लिया बंदा, तीनों नीचे बैठते हैं और रात में उसको उठा लेते हैं और तीनों अपने अपने सीट पे सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच का जो होता है, मिडिल का सीट होता है, वो जिस व्यक्ति को अलॉट होता है बदमाशी करने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं दिन में ही उस पर सोऊंगा, या फिर शाम को 7 बजे ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरा सीट अलॉट है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अब वो सीट लगाने के बाद नीचे वाले सही से बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइट कम होता है और मजबूरी में सबको सोना पड़ता है उसके कारण से, उस लाइन में जो भी होते हैं। तो ये आपको बता दूं कि नियम कहता है कि 10 बजे रात से पहले उस सीट को नहीं उठाया जा सकता है, उस सीट पर कोई नहीं सो सकता है। अगर किसी को तीनों में सोना है तो सबसे लास्ट वाला में, भले ही किसी के नाम से अलॉट हो, तो लास्ट वाला में जाकर उस तीनों में से कोई जाकर दिन में सो सकता है, आराम कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच वाले पे 10 बजे से पहले वो सीट को नहीं उठाया जा सकता है और सुबह 6 बजे उस सीट को गिरा लेना है, क्योंकि 6 बजे के बाद लोगों को फिर बैठना होता है। तो ये नियम कहता है। लेकिन आपको बता दूं कि उस लाइन में तीनों व्यक्ति है, अगर तीनों में अच्छा बर्ताव है, अच्छा बातचीत हो रहा है, तीनों का विचार मिल चुका है यात्रा के दौरान, तो ये हो सकता है कि तीनों स्वेच्छा से अपना सो सकते हैं, गिरा सकते हैं, चाहे जिस समय उठा सकते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन जिसका मिडिल मिल गया हुआ है तो बदमाशी नहीं कर सकता है कि नीचे वाला का बैठने का मन है, जबरदस्ती बीच वाला उठा लेते हैं, तो ना ऊपर वाला नीचे बैठ पाता है, ना नीचे वाला नीचे बैठ पाता है, और आप तो सोने ही जा रहे हैं। तो उसमें जो 2 है एक्स्ट्रा, उसको डिस्टर्ब होता है आपके कारण से। तो जिसको डिस्टर्ब हो रहा है, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे डिस्टर्ब ना हो, अगला बदतमीजी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, वो
गलत फायदा उठा रहा है, मिडिल सीट उसे मिला हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि इससे टीटी से कंप्लेन कर सकते हैं, आरपीएफ से कंप्लेन कर सकते हैं, आप 139 पे फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ज्यादती हो रहा है, ज्यादा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ कोई बीमार व्यक्ति यात्रा कर रहा है, कोई फैमिली के लोग यात्रा कर रहा है और आपको परेशानी हो रही है, तो आप क्या करें, कंप्लेन जरूर करें, इसका समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि रेलवे लॉ में यही है। अब आगे है टिकट खो जाता है, उसको लेकर परेशानी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका टिकट घर पे छूट जाता है या फिर खो जाता है या फिर पास में नहीं रहता है, वह यात्रा करते रहते हैं। उनके साथ कोई टीटी है, ये कहने लगता है भाई टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। तो टिकट किनके लिए दिखाना और किनके लिए नहीं दिखाना वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपने ऑनलाइन टिकट निकाला है, चाहे वो स्लीपर का हो फिर कोई भी एसी बोगी का हो, तो आपको क्या करना है कि टिकट आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मैसेज भी है तो काम चल जाएगा। अगर मैसेज भी नहीं है, आपको अपना कोच नंबर याद है और सीट नंबर याद है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। आप देखते होंगे जिन्होंने ऑनलाइन टिकट लिया है, टीटी उनसे टिकट नहीं मांगता है, ना ही टिकट खोजता है। क्यों नहीं खोजता है कि उनके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। अब सभी टैबलेट लेकर चलते हैं, पहले वो पर्ची लेकर चलते थे, लिस्ट लेकर चलते थे, लेकिन अब क्या है, वो टैबलेट लेकर चलते हैं, जो लैपटॉप का छोटा वर्जन होता है। आप देखते होंगे वो खुद आपसे पूछेंगे ये सीट नंबर, ये राजेश कुमार किन का नाम है, आप बताएंगे मेरा नाम है। या फिर कोई सीट पर सोया हुआ है तो उससे पूछेंगे आपका क्या नाम है, बोलेंगे ये नाम है, वो मिला लेते हैं कि हाँ ये नाम है, ठीक है, बस इतना ही अब पूछते हैं, मैच करके चले जाते हैं। वो टिकट मांगते ही नहीं है, क्योंकि सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है और उनके पास रिकॉर्ड रहता है। आप ऑनलाइन टिकट निकालते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो आपका उसके पास रिकॉर्ड रहता है, तो किसी प्रकार की कोई टिकट मांगने की अब जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। सिर्फ कंफर्म करते हैं या फिर आपके साथ एक्स्ट्रा व्यक्ति है तब आपसे सवाल करेंगे या फिर उसके बारे में जानकारी लेंगे, अन्यथा उसको कोई अब मतलब टीटी को नहीं है। किससे टिकट मांगने का हक है, तो टिकट उससे मांगा जाता है, कोई व्यक्ति काउंटर से टिकट लिया हुआ है, काउंटर से टिकट लिया हुआ है, रिजर्वेशन काउंटर से, और उनका भी कंफर्म है और टीटी के पास लिस्ट भी है। लेकिन रेलवे लॉ कहता है कि अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है, चूंकि ऑनलाइन आपने लिया नहीं है, काउंटर से लिया है, तो भले ही उनके पास लिस्ट है, सब कुछ है, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन वो आपसे टिकट खोजेंगे। ये नियम है, लॉ है, आपसे टिकट खोजेंगे, आपको टिकट दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा वो आपका चालान करेंगे ही करेंगे, जुर्माना करेंगे ही करेंगे। आप उनको नहीं रोक सकते हैं, वो आप बहस भी नहीं कर सकते, कहीं भी कॉल करेंगे, कहीं भी आप पैर भी लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन टिकट में नियम है कि आप अगर काउंटर से टिकट लेते हैं, भले ही रिजर्वेशन है, चाहे थर्ड एसी का है, चाहे स्लीपर का है, चाहे किसी भी एसी का है, चाहे कोई भी क्लास का है, तो आपके पास टिकट रहना अनिवार्य है। तो ये चीज याद रखिए। बहुत लोग सोचेंगे कि काउंटर से हमने टिकट ले लिया है तो टिकट ना भी रहेगा तो हम यात्रा करेंगे, टीटी नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मांग दिया और आपके पास नहीं है तो उसका ये अधिकार है कि वो आपको चालान करेगा ही करेगा, इसमें आप नहीं बच सकते। और चालान भी छोटा मोटा नहीं करेंगे, पूरा टिकट का दाम आपसे वसूला जाएगा, उसके अलावा जो जुर्माना चार्ज होगा वह वसूला जाएगा। लगभग ये 1000 रुपए से ऊपर ही आपका चालान हो सकता है। इसी तरह से जिनके पास जनरल टिकट है उनके पास टिकट अनिवार्य है। अगर खो गया जनरल टिकट तो वो मान्य नहीं, आपका खत्म हो गया, आप पर जुर्माना होगा ही होगा, क्योंकि उस टिकट का टीटी के पास कोई भी किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जनरल टिकट आप ले रहे हैं काउंटर से तो वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ तक कि जनरल टिकट आजकल ऑनलाइन भी निकलता है, तो ऑनलाइन भी निकाल रहा है तो आपके मोबाइल में होना चाहिए, कम से कम उसका पीडीएफ या जेपीजी आपके पास मोबाइल में होना चाहिए। लेकिन वो टिकट देखेंगे, अगर नहीं दिखा पाते हैं तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका चालान करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार से वेटिंग टिकट का भी सेम नियम है, वेटिंग टिकट भी आपको लेकर यात्रा करना पड़ेगा। और ऑनलाइन वेटिंग का तो वैलिड ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, ये सभी लोगों को लगभग मालूम ही होगा। और ऑफलाइन आपने लिया है वेटिंग टिकट तो वो आपके पास में रहना अनिवार्य है। भले ही आप स्लीपर का वेटिंग लिए हुए हैं, स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी रहे टीटी चाहे तो आपको उतार सकता है, वो आपको जनरल बोगी में भेज सकता है, यात्रा के लिए मना नहीं करेगा, जनरल बोगी में भेज सकता है, यात्रा कर सकते हैं उस पर, लेकिन टिकट आपके पास रहना अनिवार्य है। आगे मैं बताना चाहूंगा सेकेंड एसी थर्ड एसी में जो यात्रा करते हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि उसमें जो उस कोच में जो भी आपको सुविधा देने के लिए व्यक्ति आता है, चादर देने के लिए, तकिया देने के लिए, साफ सफाई करने के लिए या फिर आपको खाना देने के लिए, कोई भी स्टाफ रेलवे का स्टाफ नहीं होता है। रेलवे द्वारा ऑथोराइज होता है और प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ होता है, तो उस कंपनी का वो स्टाफ होता है, एम्प्लॉय होता है, वो रेलवे का कुछ भी नहीं होता है, रेलवे का उससे कुछ लेना देना नहीं है। रेलवे क्या करता है कि जब शिकायत उसके पास जाता है तो उसका जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है, उस व्यक्ति पे एक्शन ले सकता है अगर गलत कर रहा है तो, लेकिन बाकी मामलों में रेलवे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं है, किसी प्रकार का आपका चादर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तकिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अगर आप सेकेंड एसी थर्ड एसी में है तो, या आपने मील ऐड कराया हुआ है टिकट में, जैसे सेकेंड एसी थर्ड एसी में क्या होता है, यात्रा करते हैं हर ट्रेन में मील ऐड का ऑप्शन आता है, तो आप टिकट लेते वक्त मीट को फूड को ऐड करते हैं तो कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है, और टाइम टू टाइम आपका खाना नाश्ता चाय आता रहता है ट्रेन में। तो अगर आपने ऐड कर रखा है और टाइमिंग पर आपको नहीं मिल रहा है
या फिर क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो वो सबका कंप्लेन करने के लिए आपको हर कोच के अंदर में जो लास्ट वाला कोच होता है, जो शौचालय के पास होता है, जो गेट खुलता है, या फिर अंदर में भी आप देखेंगे 2-3 जगहों पर वहां पे क्या है, उनका नंबर दिया हुआ रहता है। उन स्टाफ का 2-3 स्टाफ का मोबाइल नंबर भी रहता है, लैंडलाइन नंबर भी रहता है, यहाँ तक कि रेलवे का भी नंबर रहता है कंप्लेन के लिए। तो हम उनको कर सकते हैं। डायरेक्ट रेलवे को आपको कंप्लेन नहीं करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो पहले स्टाफ को फोन करना है। हर ट्रेन में अलग अलग नंबर रहता है, क्योंकि हर ट्रेन का अलग अलग स्टाफ होता है। तो वो नंबर पे आप जब फोन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जिससे संबंधित आपको फोन करना है तो उसको फोन करके बुला के अपना कंप्लेन रख सकते हैं कि साफ सफाई नहीं है तो साफ सफाई करके जाएगा। आपका तकिया उपलब्ध नहीं है तो तकिया देकर जाएगा, चादर देकर जाएगा। अगर शौचालय साफ नहीं है, आप कंप्लेन करेंगे तो आकर शौचालय साफ करके जाएगा 5-10 मिनट के अंदर में। तो आपको कंप्लेन पहले इसको करना है, वो आकर करके चला जाएगा। लेकिन वो बदतमीजी करता है, आपका बात नहीं मानता है, 2-4 बार कहने के बाद भी साफ सफाई नहीं करता है, शौचालय गंदगी पड़ी हुई है, नहीं आ रहा है, तो फिर रेलवे को आप कंप्लेन कर सकते हैं 139 पर। तो उससे क्या होगा कि पार्टिकुलर जिस व्यक्ति का कंप्लेन कर रहे हैं उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी, जिस स्टाफ पर कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी, या फिर जिस डिपार्टमेंट से संबंधित आप कंप्लेन कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई निश्चित होती है। और कभी कभी होता क्या है कि उस कंपनी पे, उस टेंडर वाले पे इतना जुर्माना कर दिया जाता है कि वो जीवन भर के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि रेलवे बहुत तगड़ा जुर्माना करता है। लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 ऐसे जुर्माना इन लोगों पे करता है अगर गलती ये करते हैं, पैसेंजर का सही से ख्याल नहीं रखते हैं। तो आप देख लेंगे कभी भी गलतियां हो जाती है। ये सब प्राइवेट स्टाफ होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये सब प्राइवेट स्टाफ होते हैं, और आजकल देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी सेवा ये लोग ट्रेन में दे रहे हैं। तो होता क्या है, कोई गलतियां अगर हो भी गई तो पहले इन लोगों को फोन कर ले, वो नंबर पे इनको बुलाकर इनको समझाए। अगर ये बदतमीजी करता है तब आगे बढ़े, नहीं तो इनको समझाए। डायरेक्ट रेलवे को आप फोन ना करें, क्योंकि मैंने देखा है, रेगुलर यात्रा करता रहता हूँ कि कई स्टाफ पर ऐसे ही जुर्माना कर देता है या फिर उसको निलंबित कुछ दिनों के लिए कर दिया जाता है। अब आगे क्या है कि चादर तकिया जो रहता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आजकल 3rd AC 2nd AC में यात्रा करते रहते हैं, जो चादर लेके उतर गए, तकिया का कवर लेके उतर गए, तौलिया लेकर उतर गए बैग में डाल के। जबकि आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन उन स्टाफ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो व्यक्ति काम कर रहा है टेंडर पर ट्रेन में, जो स्टाफ होते हैं, जो तकिया देते हैं या फिर कोई चीज पहुंचाते हैं या साफ सफाई करते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। आपको बता दूं, कंपनी की तरफ से उनकी 10 से 12 हजार की ही सैलरी होती है। मैक्सिमम कोई हाई फाई ट्रेन है, बहुत बड़ा ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है, उसमें मैक्सिमम 15,000 तक की सैलरी उनकी होती है। इससे ज्यादा सैलरी नहीं होती है। और जो भी तकिया लेकर, तौलिया लेकर या फिर चादर लेकर कोई उतर जाता है व्यक्ति, तो वो उसकी सैलरी से ही काटी जाती है। जो व्यक्ति वहां पे ये सब चीज प्रोवाइड कराता है, उस स्टाफ की सैलरी से काटी जाती है। तो मान लीजिए महीने में 3-4 लोग भी अगर ऐसा कर दे, महीने की बात बता रहा हूँ, करने वाले तो हर ट्रेन में कर लेते हैं, लेकिन महीने में 3-4 लोग भी ऐसा कर देते हैं, तो उनकी ऐसे आधे सैलरी गायब हो जाती है। लेकिन उनके सैलरी से ही काटा जा सकता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति तकिया, चादर, तौलिया, कुछ भी हो जो रेलवे का सामान हो, कुछ भी लेकर न उतरे, क्योंकि रेलवे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टाफ को भुगतना पड़ता है। वैसे बहुत सारे बेसिक रेलवे नियम है, रेलवे लॉ है। अगर बताना चाहो तो ये वीडियो आधा घंटा से ऊपर का हो सकता है। अभी फिलहाल जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको बताया, और इन सभी चीजों का आप ख्याल रखेंगे। बाकी और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको रेलवे के बारे में, रेलवे लॉ के बारे में, रेलवे नियम के बारे में, रेलवे टिकट से संबंधित, रेलवे टिकट बुकिंग से संबंधित कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और भी कई जानकारी एक साथ एक ही वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।